चलिए आप सबके बीच लेकर आ गए हैं एमबीडी गाइड यानी कि सोशल साइंस। चलिए सर, आज आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं एमबीडी गाइड, जिसमें हम लोग आज सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस एमबीडी गाइड से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप हो सकते तो अपने ऑफलाइन टीचर से पूछ सकते हैं कि एमबीडी गाइड कितना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, पीडीएफ चाहिए, तो आप व्हाट्सएप के जरिए या टेलीग्राम ज्वाइन करके हमसे फ्री में आप ले सकते हैं। ठीक है, पैसा खर्च मत कीजिए, आप फ्री में हमसे ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और जिनके पास है वो अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, और मेरे साथ भी चलिए याद करते चलिएगा। तो पहले देखते हैं हम लोग सोशल साइंस में पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद। ध्यान से देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो सर ब्रिटेन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग याद करने का कोशिश करेंगे, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। रिलेट करेंगे किसी न किसी से, 1928 ईस्वी में। क्या यंग, यंग यानी कि यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। चलिए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी, ध्यान रखेंगे कौन? तो मेजनी ने। ठीक है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक मेजनी, ये भी हो जाएगा मेजनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? ये भी प्रश्न है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन है, क्योंकि 22 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नेपोलियन याद रखेंगे। चलिए, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? तो मसीहा की बात करें तो मेजनी ही थी। ठीक है, चलिए, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो गैरीबॉल्ड, क्या हो जाएगा? गैरीबॉल्ड। ठीक है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। ठीक है, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए आगे देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। चलिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बिस्मार्क। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? आप बताइए, निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क से संबंध नहीं है। चलिए, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, क्या होगा? निरंकुश शासन। निरंकुश शासन याद करते चलेंगे। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता था? अग्रदूत, ध्यान रखना, अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को। रूसो को किसको कहा जाता है? रूसो को। चलिए, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? तो आपको बताना है संविधान सभा। ठीक है, कौन सी सभा? तो संविधान सभा। फ्रांस में समाजवाद का अंत कब हुआ? यानी समाजवाद का अंत कब हुआ? तो 4 अगस्त 1789 में। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश, यानी पुनर्स्थापना, दोबारा हो गया स्थापना। कौन? तो बुर्बो वंश। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूनान को। किसको? तो यूनान को। चलिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की। अब इसको याद कैसे करें? मरीज तोड़ दिया इसलिए मरीज बन गया, ऐसे रिलेट करके आपको याद करना है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपको कोशिश करना है कि हमको याद किस भावना से होगा। तो मरीज को क्या करेंगे? तोड़ देंगे, यानी तुर्की, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, अगर पढ़े होंगे पूरा चैप्टर तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ऑप्शन नंबर बी, यूनान। ठीक है,
यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासन जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो टीपू सुल्तान। कौन हो जाएगा इसका? टीपू सुल्तान। क्या हुआ? तो ये राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक, ध्यान रखना है, टीपू सुल्तान। चलिए, बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? तो 1862 ईस्वी में। चलिए, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बताइए, किस विचारधारा से प्रभावित था? कौन? तो बिस्मार्क। तो हीगेल से। हीगेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वियन सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? जब सम्मेलन हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन बना हुआ था? तो मेटरनिक। कहीं ख लिखा रहता है, कहीं क लिखा रहता है, ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे आप, दोनों चलेगा। मेटरनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विलियम प्रथम कहाँ का शासन था? यानी कि विलियम प्रथम कहाँ का शासन था? तो प्रशा का। प्रथम तो प्रशा, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए प्र लिखा हुआ पहले, इसमें भी प्र है, तो कहाँ होगा? प्रशा। आप दोबारा इसको टेस्ट देंगे, ठीक है, वीडियो को 2-3 बार तो देखेंगे, याद हो जाएगा आसानी से। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? यानी कि नेपोलियन का जो कोड था वो कुल कितने कोड था? तो 5, याद रखेंगे। हाथ को उंगली कितना होता है? 5, तो नेपोलियन का भी 5 याद रख लेंगे, ठीक है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ, ऑप्शन नंबर सी, राइन, याद रखना है, राइन संघ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804। क्या हो जाएगा? 1804। चलिए, मोटरनिख क्या था? मोटरनिख क्या था? तो ये क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था? तो घोर प्रतिक्रियावादी। कौन? तो मोटरनिख, ध्यान रखेंगे। मोटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? मोटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी आ गए हम लोग पॉलिटिकल साइंस में ना। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? देखिए क्वेश्चन 11 में पूछा गया, 13 में, 16 में, 19 और 21 में पूछा गया, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाएं में, डी नंबर हो जाएगा। चलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चलिए, भारत में सामाजिक विभाजन, यानी कि भारत में सामाजिक विभाजन है, क्या है? तो जटिल, बहुत ज़्यादा जटिल है। क्या है? तो जटिल है। चलिए इसको याद करते चलेंगे। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 में। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग तो, और वीडियो लाइक करेंगे, प्लीज़ लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक ही चाहिए हमको, बस कुछ नहीं, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा सर, तो अगली बार आपसे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में कितना है? 18 वर्ष। अगर है तो आप क्या वोट दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि मतदान कर सकते हैं आप। सांप्रदायिक राजनीति किस वर्ष पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस वर्ष पे, यानी कि किस पर आधारित है, बताना है किस पर आधारित है। तो एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। क्या नहीं है सामाजिक विभाजन का आधार? बताइए। तो मानवता नहीं है, ठीक है। क्या है? मानवता नहीं है, बाकी धर्म है, भाषा है, जाति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपको लिया गया है, हर चैप्टर से लिया गया है सोशल साइंस में, यानी कि हिस्ट्री से है, जियोग्राफी से वो मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस से मिलेगा, उसके बाद इकोनॉमी से भी मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिक को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? सभी नागरिक को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो आप समानता का अधिकार। क्या है? समानता के अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कहीं भी देख सकते हैं, शो कर भी देख सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं सर, सिर्फ लिखिए, याद करना जरूरी है, ठीक है।
सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। क्या होता है? तो धर्म पर। क्या होता है? तो धर्म पर। चलिए, सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए अब आते आगे। संघ सरकार का उदाहरण बताइए। संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा? अमेरिका और भारत, अमेरिका या भारत। संघ सरकार। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है, क्या करता है? तो धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध। धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध। कब? तो 15 अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल 15 ध्यान रखेंगे। चलिए, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 14 में याद रखेंगे, 14 यानी कि 2014 में। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? अब देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या केरल। छत्तीसगढ़ है क्या? छत्तीसगढ़ है या नहीं? नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड है या नहीं? ये भी नहीं है। केरल है या नहीं? ये भी नहीं है भाई। तो है क्या? तो चंडीगढ़ होगा, चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ किसका राजधानी है? बता सकते हैं? हरियाणा और पंजाब का, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेदभाव के विरुद्ध नहीं थे? तो जेड गुडी, बाकी सब कोई थे। जेड गुडी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? तो ये पाकिस्तान है, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो क्या लोगों का? हाँ, लोगों का है लोकतंत्र, ठीक है। लोगों के द्वारा भी किया जाता है और लोगों के लिए भी किया जाता है, यानी कि सभी। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था किसके लिए है? तो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों का भी है, ठीक है। चलिए, आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का, याद रखेंगे, अब्राहम लिंकन का। अगर वीडियो क्वालिटी में नहीं दिखाई दे रहा है सर, तो आप क्या करेंगे, इसका क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसका क्वालिटी 360 कर लेंगे या 720 होता है वो कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? किस देश को? तो युगोस्लाविया को, यानी कि युगोस्लाविया को। चलिए, किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई है? किस देश में? तो श्रीलंका में, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? कौन सा आंदोलन? तो नारीवादी आंदोलन। क्या हो जाएगा? नारीवादी आंदोलन। 1931 ईस्वी में किस सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? 1931, ध्यान रखेंगे, 1931। तो क्या हुआ? गणेश शंकर विद्यार्थी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। चलिए, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में किसका प्रधानता है? बिहार में किसका प्रधानता है? तो कृषि का। कृषि पे जितने भी लोग हैं सब आधारित है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो लोग नहीं है। चलिए, लेकिन ज़्यादातर क्या है? तो कृषि पर आधारित है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का, ठीक है। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बाढ़। हर साल आता है सर, प्रति वर्ष आता है, कभी कभी ना आता है लेकिन लगभग आता ही है। ना कहने कि इस साल नहीं आया था, ठीक है, फिर भी आता है। चलिए, बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के कौन सा उपाय है? तो कौन सा उपाय है? जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, कृषि को तेजी से विकास का बढ़ावा देना होगा और उद्योगों को लगाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि बढ़ावा देना होगा, जो कि उद्योगों में कमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कृषि का तेजी से विकास भी नहीं हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप इससे सब्जेक्टिव भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, ठीक है, ये हर साल आता है और इकोनॉमिक्स को डुबा कर चला जाता है। जनसंख्या पे अत्यधिक वृद्धि, कृषि पर आधारित भार, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है? कितने परसेंट सर? 80% याद रखना है, ये भी प्रश्न है, 80%। चलिए, बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया है? विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? तो चीनी उद्योग बहुत ज़्यादा ठप है, ठीक है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है, मुख्य साधन कृषि है। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ? तो घटता गया, आज़ादी के बाद घटता गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, अथवा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में, 15 मार्च 1950 ईस्वी में। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात हो रहा है, प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका की, सबसे अधिक श्रीलंका की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ये बताना है, कार्यकाल क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1951 से 56, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुआ कब? तो बी, 1951, ठीक है, 51 से शुरुआत हुआ, तो प्रथम क्या हुआ? 51 से 56, ठीक है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, क्या है आर्थिक व्यवस्था? तो मिश्रित है, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिला हुआ है, जिसको बोलते हैं मिश्रित, ठीक है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो आप सुने होंगे 125 करोड़, कितना? 125 करोड़, लगभग 125। तो ऑप्शन क्या नज़दीक कौन है? 121 करोड़। चलिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद, ठीक है, 14 में वो प्रधानमंत्री बने थे। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 19 मार्च 1950 को। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति, तो प्राथमिक क्षेत्र, क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को? तो विद्युत क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, विद्युत को। चलिए, कि कृषि क्षेत्र होगा सर, चलिए विद्युत, इसको देख लेंगे एक बार, आप लोग चेक कर लेंगे इसका, या इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, 21 नंबर का कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को, ठीक है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता था? सेवा, सर ये सही है, विद्युत है, ठीक है, क्या हो जाएगा? सेवा इसका। चलिए, यानी विद्युत, औद्योगिक यहाँ पे लिखना चाहिए था सर, विद्युत नहीं, औद्योगिक होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 21 का, ठीक है। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इनमें से सभी, ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो क्या हो जाएगा? पूंजीवादी, ठीक है। किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इनमें से सभी, यानी कि स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर, ध्यान रखेंगे। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? यानी योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग? तो नीति आयोग, देखिए उसी का नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, नीति आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के सदस्य की संख्या होती है तो 8, कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। चलिए, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो तकनीकी विकास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग भूगोल में। भारत यानी संसाधन एवं उपयोग। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित
जलाशय है, बताइए कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो 6 प्रकार की मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है। भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो 1897 में, 1897 ईस्वी में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? इतना इजी क्वेश्चन देगा, बाघ हो जाएगा, ठीक है। याद करते चलेंगे। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है? यानी भारत के जितना भी क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत कृषि का कार्य होता है? तो 48%। कितना हो जाएगा? 48%, ठीक है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर में। कहाँ हुआ? तारापुर में। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, जहाँ पे लौह का अधिक उत्पादक होता है? बताइए कौन सा है? तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? कितनी भूमि? तो 1/4, यानी कि 4 हिस्स में 1 हिस्स क्या है? तो बंजर भूमि है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध है भाखड़ा नंगल बांध। क्या हो जाएगा? भाखड़ा नंगल बांध। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो देखिए कितने प्रतिशत? तो 19.27%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, इसको याद करते चलेंगे आप लोग। भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। कहाँ पे है? बरौनी में, ठीक है। भारत का प्रथम तेल संशोधन कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी, वही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? पुराना की बात कर रहा है, सबसे पुराना, तो डिंगबोई। कहाँ पे है? डिंगबोई, याद रखेंगे, ठीक है। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड। क्या हो जाएगा? लेड, ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है सर? तो मोर। मोर को यहाँ पे म्यूर किया गया है, ठीक है। मयूर बोलते हैं, मयूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात। गिर, देखिए दोनों गगह से याद करेंगे, गी अग, ठीक है, यानी कि गु हो जाएगा। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो रानीगंज। क्या हो जाएगा? रानीगंज। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी पर, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ज़्यादा करके जलोढ़ मिट्टी है। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य है? तो झारखंड। बिहार आज भी बहुत ज़्यादा धनिक होता है अगर झारखंड बिहार का होता तो, लेकिन बिहार से झारखंड अलग हो गया, इसलिए बिहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा। चलिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? किस राज्य में है? तो राजस्थान में। सौर ऊर्जा, इसको याद रखना, सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं तो राजस्थान। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के? 150, यानी 150 खनिज की बात हो रहा है, 150, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, यानी कि बंदरगाह तो मुंबई में है, वहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, मुंबई में। मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? मैग्नीज, जो मैग्नीज होता है उसके उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है भारत में मैग्नीज, ठीक है, तीसरे स्थान पे है। गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? कितना प्रतिशत? तो 96, बहुत ज़्यादा है 96, ठीक है। सबसे अधिक तो कहाँ होता है? तो झारखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? मरुस्थलीय, तो राजस्थान, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए, रेगिस्तान को ही बोलते हैं मरुस्थलीय। यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो 14। कितने हैं? 14। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? अकेला राज्य 20%। कितना? तो 20%, ठीक है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? यानी देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो वो पंडित नेहरू जी ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 13 करोड़ हेक्टेयर।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, इसको याद रखेंगे, पर्यावरण दिवस, यानी कि पर्यावरण दिवस 5 जून को। चलिए, निम्न में से कौन आवर्त प्राकृतिक आपदा है? हाँ, आ गए अब आपदा पे। तो चक्रवात प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। निम्न में से कौन अनावर्त प्राकृतिक आपदा है? कौन होगा? तो बाढ़, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है? तो आवर्तक क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। इनमें से कौन अनावर्त प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो नहीं है तो क्या हो जाएगा? भूकंप नहीं है, ठीक है। भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? तो इसका 2 होता है, भूस्खलन के 2। इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? यानी पर्वतीय राज्य के लिए गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? भूस्खलन और हिमस्खलन। ये हिम माने बर्फ, ठीक है। चलिए, पर्वतीय जगह पर ज़्यादा बर्फ गिरता रहता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? फसलों की, मकानों की, पशुओं के, सभी के। तो सभी का होता है, पशुओं का बहुत ज़्यादा होता है, मकानों के भी होता है, और फसल का तो है ही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि मानव निर्माण नहीं किया है? तो सुनामी नहीं किया जाता है। सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्राकृतिक आपदा है, बताइए। तो प्राकृतिक आपदा क्या है? भूकंप है, ठीक है। आतंकवाद तो नहीं होगा क्योंकि मानव निर्मित खुद करता है, तो मानव ही तो बनता है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई? तो 1994 ईस्वी में। भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? अभी इस पे बात की है सर। ये रिपीट क्वेश्चन है क्या? हाँ, लग रहा है रिपीट क्वेश्चन है। हाँ, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए, यहीं पे अब खत्म करते हैं।